हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रंगरूट। मैं हूं अंशुमा शर्मा और आज की इस वीडियो की शुरुआत हम करेंगे इस खूबसूरत कोट के साथ। सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल पीपल डू नॉट वेरी ग्रेटली इन देयर एबिलिटीज़, दे वेरी इन देयर डिज़ायर टू रीच देयर पोटेंशियल। देखिए, जो लोग सक्सेसफुल होते हैं उनकी एक ही क्वालिटी होती है कि उनकी जो डिज़ायर का पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा होता है। उनकी जो डिज़ायर है वो इतनी शार्प होती है कि वो तब तक हार नहीं मानते, तब तक गिव अप नहीं करते जब तक वो अपनी डिज़ायर को हासिल ना कर ले या फिर अपने गोल्स को अचीव ना कर ले। जबकि जो अनसक्सेसफुल पीपल होते हैं उनमें क्या होता है, ऐसा नहीं है कि दे वर नॉट एबल टू रीच दोज गोल्स, लेकिन उनकी जो डिज़ायर है वो इतनी ज़्यादा शार्प नहीं थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि थोड़ी बहुत मुश्किलें क्या आ गई, उन्होंने तो क्या कर दिया, गिव अप ही कर दिया। सो इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, डू नॉट गिव अप। ठीक है, अपनी जो डिज़ायर्स हैं उनको इतना शार्प रखिए कि आप जब तक गोल को अचीव ना कर ले तब तक आपके मन में कोई और ख्याल आए ही नहीं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉनेटरी सिस्टम के बारे में, इसके टाइप्स के बारे में और फंक्शंस के बारे में। वैसे हम मॉनेटरी सिस्टम को स्टडी कर चुके हैं, लेकिन एक बेसिक सा डेफिनेशन है जिसे हम समझेंगे कि मॉनेटरी सिस्टम क्या होता है। अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पढ़े या फिर किस तरह से वो फंक्शन करते हैं, किस तरह की पॉलिसीज़ बनाई जाती है, किस तरह से मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, मॉनेटरी सिस्टम का एक पार्ट होती है। ठीक है, तो 3 तरह के मॉनेटरी सिस्टम पाए जाते हैं: कमोडिटी मनी, कमोडिटी बेस्ड मनी एंड फिएट मनी सिस्टम। राइट, तो अब ये क्या है, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, उसके बारे में अभी पढ़ते हैं। हम सभी जानते हैं कि मनी क्या होता है। मनी होता है कोई ऐसा मीडियम जिसे एक्सेप्ट किया जाता है फॉर एक्सचेंज। जैसे कि अगर आप बाज़ार में जाते हैं और आप टमाटर खरीदना चाहते हैं, और टमाटर खरीदने के लिए जब आप 20 रुपए का नोट देते हैं तो दैट नोट इज़ एक्सेप्टेड। ठीक है, वो पूरे भारत देश में दैट इज़ एक्सेप्टेड, उसे एक्सेप्ट किया जाता है कि हाँ ठीक है, जब आप हमें 20 रुपए का नोट देंगे तो आपको क्या हो जाएंगे, 1 किलो टमाटर मिल जाएंगे। राइट, तो एनीथिंग दैट इज़ एक्सेप्टेड फॉर एक्सचेंज इज़ कॉल्ड मनी। ठीक है, तो अब मनी भी अलग अलग तरह की होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे कमोडिटी मनी की। तो कमोडिटी मनी क्या है, ये जब आपका जो अर्ली स्टेज था, देखिए सबसे पहले मॉनेटरी सिस्टम नहीं हुआ करता था, मनी नहीं हुआ करता था सप्लाई में। राइट, पहले हुआ करता था बार्टर सिस्टम, जिसमें हम क्या करते थे, देयर यूज टू बी एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। मतलब कि अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी है तो बदले में आपको भी कोई चीज़ देनी पड़ती थी। जैसे कि अगर आपको आलू खरीदने हैं तो हो सकता है कि आप टमाटर के प्रोड्यूसर हो, तो आप क्या करोगे, आलू के प्रोड्यूसर के पास जाओगे, उससे आलू लोगे और उससे क्या दे दोगे, आप टमाटर दे दोगे। तो दैट विल बी अ एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। राइट, वो हुआ करता था आपका बार्टर सिस्टम। तो आपका क्या हुआ फिर, जब जो मनी का रियलाइजेशन किया गया कि देयर शुड बी अ कॉमन यूनिट जो कि यूज़ की जानी चाहिए फॉर एक्सचेंज। ठीक है, तो उस दौरान क्या हुआ कि मनी आया एग्जिस्टेंस में, और फिर वो इवॉल्व होते 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 आज की फॉर्म में पहुंचा, जिस तरह के आज जो मनी होता है, जैसे प्लास्टिक मनी हो गया आपका, ठीक है, करेंसी नोट्स वगैरह हो गए। तो ये इवॉल्व होते 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 इस स्टेज तक पहुंचा। तो जो आपकी मनी के इवोल्यूशन की अर्ली स्टेज थी, वहाँ पे क्या हुआ करता था, ये करेंसी नोट्स वगैरह नहीं हुआ करते थे। वहाँ क्या किया जाता था, सोने और चांदी के जो सिक्के होते हैं उनका ट्रेड किया, मतलब उनकी हेल्प से ट्रेड किया जाता था। जैसे कोई भी कमोडिटी अगर आपको खरीदनी है, सपोज कीजिए कि 100 रुपए का आपको कोई सामान खरीदना है, तो 100 रुपए के इक्वल जिसकी वैल्यू होगी, देखिए रुपीज़ मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, उस दौरान रुपीज़ वॉज नॉट इन एग्जिस्टेंस। ठीक है, रुपीज़ उस वक्त नहीं था कुछ भी। ठीक है, बस हाँ, उस वैल्यू के इक्वलेंट क्या किए जाते थे, आपको सोने चांदी या तांबे के जो सिक्के हैं वो एक्सचेंज किए जाते थे। जैसे कि सपोज करें मुझे 10 किलो गेहूँ खरीदना है, तो 10 किलो गेहूँ के बदले में कुछ सोने और चांदी के सिक्के मैं उन्हें दे दूंगी। ठीक है, जितनी भी उसकी वैल्यू होगी और सिक्कों की जितनी वैल्यू होगी उसके इक्विवेलेंट। तो इसका एक जो मेन फीचर था वो क्या था कि आपकी इसकी जो वर्थ है, इट रिमेन्स इंटैक्ट इवन आफ्टर इट इज़ मेल्टेड। जैसे कि अगर आपके पास आज 2000 का नोट है और आप उसको फाड़ फूड़ के कुछ कर दें, तो ऑब्वियस सी बात है कि उस 2000 रुपये की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। राइट, क्योंकि उस कागज़ की वैल्यू 2000 के बराबर नहीं है। ठीक है, बस वो क्या है, वो तो सिर्फ एक जो मतलब इट इज़ सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट, दैट्स वाई इट इज़ एक्सेप्टेड एज द वैल्यू ऑफ रुपीज़
2000, राइट। लेकिन जो आपके सोने और चांदी के सिक्के हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए आप उनको मेल्ट भी कर देते हैं तो उनकी वैल्यू कम नहीं होगी, ठीक है। एक सोने के सिक्के को आपने एक पर्टिकुलर शेप दे दिया और उसके बाद उसको फिर से मेल्ट कर दिया तो उसकी वैल्यू थोड़ी ना घटने या बढ़ने वाली है, ठीक है। तो मतलब उसकी जो कमोडिटी वैल्यू है वो क्या रहेगी, वो भी इक्वल रहेगी, राइट। तो ये एक मेन फीचर था कमोडिटी मनी का। कमोडिटी मनी इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो कमोडिटी वैल्यू है, ठीक है, वो इसके मनी वैल्यू के इक्वल होती है। जैसे कि अब अगर तो बात करें हम 2000 के नोट की, तो उसकी क्या है, वैसे तो उसकी वैल्यू 2000 रुपये, लेकिन जो उसकी कमोडिटी वैल्यू यानी कि उस कागज़ की जो वैल्यू है वो 2000 के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो लेकिन जो कमोडिटी मनी है उसमें क्या होगा कि जो मनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, जो भी मतलब आप यूज़ कर रहे हो, जैसे सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का या तांबे का सिक्का, ठीक है, आप कुछ भी यूज़ कर रहे हो एक्सचेंज के लिए, तो उसकी क्या होगी, उसकी जो कमोडिटी वैल्यू है, अगर सपोज करें आप उसे एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज़ नहीं कर रहे बल्कि एक कमोडिटी की तरह यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी जो कमोडिटी वैल्यू है वो भी क्या होगी, उसी वैल्यू के इक्वल होगी, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव मनी और फिड्यूशियरी मनी की। तो रिप्रेजेंटेटिव मनी क्या होता है, ये मतलब इट इज़ प्रिंटेड ऑन पेपर, एक कोई वैल्यू है जो पेपर पे प्रिंटेड है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये आपका यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है, मतलब कोई बाइंडिंग नहीं होती कि आप इसको एज अ मनी एक्सेप्ट करो, ठीक है। ये सिर्फ दो लोगों के बीच कॉन्फिडेंस की बात है कि इसे मनी के तौर पे एक्सेप्ट किया जाना है या नहीं किया जाना है। देखिए, जैसे कि अगर हम ये यहाँ पे देखते हैं, ये आपके पास एक चेक है, तो ये जो चेक है ये किसका एग्जाम्पल है, ये रिप्रेजेंटेटिव मनी और फिड्यूशियरी मनी का एग्जाम्पल है। जैसे सपोज करो अगर आप सब्जी वाले के पास जाते हो और सब्जी की पेमेंट आप चेक में करते हो, ठीक है, तो सब्जी वाला इज नॉट बाउंड टू टेक दैट चेक, कि मतलब उसके ऊपर कोई ऐसी बर्डन नहीं है, उसके ऊपर कोई ऐसी कंपल्शन नहीं है कि उसको उस चेक को एज अ मेथड ऑफ पेमेंट करना ही पड़ेगा, एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, राइट, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें नोट की, जो कि करेंसी नोट होते हैं, तो उसके लिए वो मना नहीं कर सकता, ठीक है, ओके। तो यही डिफरेंस होता है रिप्रेजेंटेटिव मनी और चेक आपका बेस्ट एग्जाम्पल है रिप्रेजेंटेटिव मनी का, ठीक है। तो ये क्या है, ये कोई लीगल टेंडर नहीं होता है, ठीक है, और सामने वाले पे कोई बाइंडिंग भी नहीं होती है कि इसे एज अ मनी वो एक्सेप्ट करे ही करे, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं फिएट मनी की, ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है कि फिएट मनी कौन सा मनी है, जो ये हम लोग हमारी इकोनॉमी में जो सर्कुलेट होते हैं ना, जैसे जितने भी सिक्के हैं, कॉइन्स हैं, या फिर जितने भी करेंसी नोट्स हैं, इन सबको हम क्या कहते हैं, फिएट मनी कहते हैं। दिस टाइप ऑफ मनी इज ऑल्सो टर्म्ड एज लीगल टेंडर, इन्हें लीगल टेंडर भी कहा जाता है। देखिए कई बार आपको क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मनी इज कंसिडर्ड एज लीगल टेंडर, फिर आपको 3-4 ऑप्शन दिए होंगे, तो यू शुड नो दिस कि फिएट मनी इज द मनी विच इज ऑल्सो टर्म्ड एज लीगल टेंडर। इट इज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक, इसे आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाता है, नोटिफाइड किया जाता है। देखिए उसमें लिखा होता है ना, किसी भी करेंसी में साइड में लिखा होता है कि मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, इस तरह की चीज़ें, राइट। तो इसका मतलब है कि उस चीज़ पे विश्वास किया जा सकता है। इट इज़ बैक्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, कि इसको क्या कर सकते हैं, इसको एज अ मनी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। कोई भी मना नहीं कर सकता मनी के लिए कि भाई नहीं, मैं जैसे सपोज करो आप कहीं पे जाते हो कोई भी सामान खरीदने के लिए, आप उनको मनी दे रहे हो, तो ऐसा कोई भी नहीं होगा जो बोलेगा कि हम तो ये एक्सेप्ट नहीं करते, जाओ जाके सोने चांदी में कोई वो लेके आओ, फिर ही जाके हम आपको कमोडिटी एक्सचेंज करेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि मनी को क्या किया जाता है, इट इज़ एक्सेप्टेड, ठीक है, ये पूरे देश में एक्सेप्ट किया जाता है रुपीज़ को, राइट। तो इसीलिए आप क्या कर सकते हो, इसकी हेल्प से एक्सचेंज कर सकते हो। तो इस तरह की जो मनी है दैट इज कॉल्ड फिएट मनी। दिस इज अनलाइक द कमोडिटी मनी, ये कमोडिटी मनी से अपोजिट होती है, राइट। इट माइट नॉट हैव एन इंस्टिंक्ट वैल्यू, ठीक है। अब जैसे कमोडिटी में क्या होता था कि जितनी कमोडिटी वैल्यू है,
मनी की, ठीक है, उतनी ही उसकी क्या होती थी अदर वैल्यू। जैसे सपोज करो अगर मतलब आपका एक जो चांदी का सिक्का है उसकी वैल्यू क्या है, 10 रुपए है, ठीक है। तो अगर उसको पिघला देंगे ना और उसको एक कॉमोडिटी में कन्वर्ट कर दिया, अब जैसे चांदी का जो इस्तेमाल है, ठीक है, वो सिर्फ सिक्के बनाने के लिए तो नहीं किया जा रहा, ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए भी किया जा रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए कि 10 ग्राम का एक सिक्का है जिसकी वैल्यू 100 रुपए है, तो अगर उस 10 ग्राम के सिक्के को पिघला भी दिया जाएगा ना, ठीक है, तो भी क्या होगा, वो 10 ग्राम ही रहेगा और उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 100 रुपए ही रहेगी, राइट। तो दिस इज द थिंग, ठीक है, ऐसा फिएट मनी में नहीं होता है, ठीक है। तो ये कमोडिटी वैल्यू का क्या है, कमोडिटी मनी का अपोजिट है और इसकी पास इंस्टिंक्ट वैल्यू भी नहीं होती। पेपर करेंसी एंड मेटल कॉइन्स आर द एग्जाम्पल ऑफ फिएट मनी। तो कॉइन्स और आपके जो पेपर मनी है, दीज आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फिएट मनी, राइट। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जितने भी सिक्के हैं या नोट्स हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कि आपने ध्यान में रखनी है जब भी आप फिएट मनी के बारे में सोचते हो, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मनी की, कि मनी के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। सबसे पहले तो इट वर्क एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, ये एक माध्यम है जिसकी वजह से एक्सचेंज यानी कि लेन देन, ठीक है, वो पॉसिबल हो पाता है। देखिए जो हमारी इकोनॉमी है उसका जो एक फंडामेंटल फीचर है वो यही है कि लेन देन, ठीक है, जो भी चीज़ प्रोड्यूस की जाएगी वो किस लिए प्रोड्यूस की जाएगी, क्योंकि उसे कोई लेने वाला है, ठीक है। अगर उसको कोई देने वाला है ना तो उसको कोई लेने वाला भी है, लेन देन होता रहता है इकोनॉमी में, ठीक है। तो इसी वजह से इकोनॉमी क्या करती है, रन करती है, ठीक है। तो इस लेन देन के लिए जो एक माध्यम बनता है वो कौन बनता है, मनी बनता है, ठीक है। कॉमन मेजर ऑफ द वैल्यू, ठीक है, जैसे कि सपोज करें आपके जो जूते हैं, आपके जो शूज़ हैं, ठीक है, उसको भी क्या है, उसको भी रुपीज़ में तोला जा रहा है कि मतलब एक पेयर शूज़ की वैल्यू कितनी होगी, तो इट इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। और अगर आप क्लोथ्स लेते हो, गारमेंट्स ले रहे हो, ठीक है, तो उसे भी किस में मेजर किया जाता है, उसकी वैल्यू को भी मेजर किया जाता है रुपीज़ में। तो हो गया ना कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, राइट। तो फिर अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स का मतलब होता है, स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स यानी कि जो पेमेंट्स आपको इन फ्यूचर करनी है। देखिए मान लीजिए अगर आपको सपोज करिए आप आज किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं और उसकी जो वैल्यू है वो आपको 4-5 महीनों बाद पे करनी है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास आज मनी है तो ऐसा तो नहीं है कि 4-5 महीने बाद वो सड़ गल जाएगा, ठीक है, या एग्जिस्टेंस में ही नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज़ कॉमोडिटी में होता, ठीक है, तो क्या होता, मान लीजिए मैं किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही हूँ, ठीक है, और जो मेरे साथ दूसरी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में है उसे मुझे पेमेंट करना है 1 साल के बाद, ठीक है, और मेरे पास सिर्फ गेहूं है, मतलब गेहूं की फॉर्म में मैं पे करूंगी। तो हो सकता है कि अगले साल तक जो गेहूं की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाए, मतलब उसमें कीड़े लग जाएं, ठीक है, या वो डिस्ट्रॉय हो जाए, या कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन, मतलब उसे स्टोर करने में भी कितनी प्रॉब्लम आएगी, राइट। ये सारी चीज़ें हो सकती है। लेकिन जो मनी है ना, मनी कैन बी यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, ठीक है। आज अगर मेरे पास मनी है, ठीक है, और मैं क्या प्रॉमिस करती हूँ मैं कि अगली साल मैं आपको मनी दे दूंगी, तो ऐसा नहीं कि वो मनी खराब हो जाएगा, ठीक है। और अगले साल तक अगर सपोज करें मेरे पास अभी मनी नहीं भी है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगली साल आने से पहले पहले मेरे पास क्या हो जाएगी, मनी अराइज हो जाएगी, मतलब मैं कहीं ना कहीं से मनी जनरेट कर लूँगा या मनी कमा लूँगा, ठीक है। तो आपको पता है कि कल को अगर वो जो आपको करेंसी मिलने वाला है उसकी वैल्यू जो है वो बदलने वाली नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर वहीं अगर हम बात करें कॉमोडिटी की, तो आज कॉमोडिटी जिस सिचुएशन में जिस फॉर्म में है, ठीक है, हो सकता है वो सेम फॉर्म में ना रहे अगली साल तक, ठीक है। फिर आता है आपका स्टोर ऑफ वेल्थ। वेल्थ को आप, अब क्या होता है, पैसे जमा करना इज ईजियर देन स्टोरिंग आपका कॉमोडिटीज़, ठीक है ना। तो उसे स्टोर करके नहीं रख सकते हैं हम अगर हम कॉमोडिटीज़ की बात करें, लेकिन वहीं अगर हम मनी की बात करें तो उसे हम क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये जो मनी का इवोल्यूशन है वो क्यों हुआ, एक्चुअली पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था, ठीक है। मनी के इवोल्यूशन से पहले, या फिर आप कह सकते हो कि मनी के एग्जिस्टेंस में भी आने से पहले जो सिस्टम हुआ करता था लेन देन के लिए
लिए वो हुआ करता था बार्टर सिस्टम। और बार्टर सिस्टम में क्या होता था, एक कमोडिटी के बदले दूसरी कमोडिटी को एक्सचेंज किया जाता था। जैसे कि मैंने आपसे पीछे भी कहा कि अगर आपको 1 किलो टमाटर लेना होगा तो हो सकता है कि उसके लिए आपको क्या करना पड़े, 1 किलो प्याज देना पड़े या 1 किलो आलू देना पड़े, ठीक है। तो मतलब इट इज़ एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, कमोडिटी का कमोडिटी के लिए एक्सचेंज करना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। तो प्रॉब्लम क्या थी बार्टर सिस्टम में, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। मान लीजिए ये कोई ए है और ये कोई बी है, ठीक है, और ए जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है राइस और जो बी है वो प्रोड्यूस करता है व्हीट। अब बी को क्या चाहिए, बी को 10 केजी राइस चाहिए, ठीक है। तो वो क्या गया, वो ए के पास गया और बोला कि मुझे 10 केजी राइस दे दो, ठीक है। तो कहते हैं हाँ ठीक है, मैं आपको 10 केजी राइस दे देता हूँ, लेकिन मेरी जो नीड है वो है 10 केजी पल्सेस की, ठीक है, मुझे 10 केजी पल्सेस चाहिए। तो बी बोलता है लेकिन मैं तो पल्सेस प्रोड्यूस ही नहीं करता हूँ, मैं तो व्हीट प्रोड्यूस करता हूँ। तो फिर आपका जो ए है वो बोलता है तो फिर तो मैं आपको राइस नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे अपने राइस ऐसे इंसान को देने हैं जो मुझे पल्सेस दे सके। तो ये आप समझ रहे हैं कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होता है कि मतलब जो चीज़ आर को बेचनी है वही चीज़ सॉरी जो चीज़ ए को बेचनी है वही बी को खरीदनी है, और जो बी को बेचनी है वही आर को खरीदनी है। इस तरह का कोइंसिडेंस होना बहुत ज़रूरी है बार्टर सिस्टम में, विच इज़ नॉट वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था बार्टर सिस्टम का। दूसरा है आपका वैल्यूएशन ऑफ कमोडिटीज एक्सचेंज इज़ अ प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाए, जैसे कि अब देखिए सपोज करिए जूते का एक पैर 2000 रुपीज़ का है, ठीक है, इट वर्थ रुपीज़ 2000, ठीक है। जबकि जो स्वेटर्स हैं ये है शूज़, ठीक है, और ये है स्वेटर्स, जबकि आपके जो स्वेटर्स हैं उनका प्राइस कितना है 500 रुपीज़। तो यहाँ पे अगर हमारे पास रुपीज़ है तो हम इजीली बता सकते हैं कि हमें एक शूज़ के पैर के लिए कितने 4 स्वेटर एक्सचेंज करने पड़ेंगे। लेकिन उस एरा में सॉरी मैंने पूरा ही इरेज कर दिया, लेकिन उस एरा में मनी तो था ही नहीं, रुपीस तो था ही नहीं। तो अब हम कैसे पता करेंगे कि जो एक शूज़ का पेयर है स्वेटर के कंपैरिजन में उन दोनों का आपस में क्या वैल्यू है, कितने यूनिट एक्सचेंज किए जाने चाहिए एक पेयर शूज़ खरीदने के लिए, ये ठीक है। तो देयर वोंट बी अ स्टैंडर्ड टू सर्व एज फ्यूचर मॉनेटरी ऑब्लिगेशन, ठीक है, कि फ्यूचर में अगर कोई आपको पेमेंट करनी है तो बार्टर सिस्टम में एक स्टैंडर्ड डिसाइड करना मुश्किल हो जाता था। जैसे मान लीजिए मैं कहती हूँ कि 6 महीने बाद मैं आपको एक पर्टिकुलर क्वालिटी का गेहूँ प्रोवाइड करूँगी, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि 6 महीने बाद जब मैंने गेहूँ की फसल काटी तो कुछ बीमारी के कारण या किसी भी वजह से उस स्टैंडर्ड का गेहूँ मैं प्रोड्यूस नहीं कर पाई जिस स्टैंडर्ड की मैंने बात करी थी, ठीक है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती है वो बार्टर सिस्टम में रहती है, ठीक है। लेकिन जबकि अगर हम बात करें मनी की, तो अगर मैंने आज 500 रुपये देने का वादा किया है तो मैं 6 महीने बाद 500 रुपये दे दूंगी, ठीक है। तो उसमें क्या है, एक स्टैंडर्ड जो सेट करना है वो ईजी है, लेकिन कमोडिटी के केस में ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं लीगल टेंडर मनी की। हमने बात की थी कि जो फेट मनी है वो क्या होती है, लीगल टेंडर मनी, यानी कि जिसे सपोर्ट किया गया है आरबीआई के द्वारा और गवर्नमेंट के द्वारा, आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक के द्वारा, राइट। तो अभी इसकी जो फीचर है वो क्या है कि दिस मनी कैन नॉट बी डिनाइड इन द सेटलमेंट ऑफ मॉनेटरी ऑब्लिगेशन। जहाँ पे भी आपकी कोई ऑब्लिगेशन, कोई जिम्मेदारी बनती है पेमेंट करने की, ठीक है, तो उस पेमेंट को जब आप क्या करोगे, आप लीगल टेंडर मनी में करोगे, जैसे कि मान लो करेंसी नोट्स वगैरह दे के आप क्या करते हो, पेमेंट करते हो, तो क्या करना पड़ता है कि सामने वाले को भी वो मनी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, ठीक है, और आप भी अपनी जो ऑब्लिगेशंस हैं उनको पूरा कर सकते हो बाय पेइंग इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। तो ये होती है लीगल टेंडर मनी, जिसको क्या कर सकते हो, मतलब जैसे अगर आप रुपीज़ में पेमेंट कर रहे हैं तो कोई भी ऐसा माई का लाल नहीं है जो आपको कह दे कि मैं ये पैसे एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, जाओ सोने चांदी में मेरी पेमेंट करो, राइट। तो ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। फिर आता है लिमिटेड लीगल टेंडर मनी। लिमिटेड लीगल टेंडर मनी क्या होता है, जहाँ पे किसी पर्टिकुलर करेंसी की हायर लिमिट सेट कर दी जाती है कि इस लिमिट तक ही आप इस पर्टिकुलर करेंसी से पेमेंट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए अगर हमें बोल दिया जाए कि जो 50-50 पैसे के कॉइन्स है वो आप यूज़ कर सकते हो 10 रुपये तक का अमाउंट पे करने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिटेड लीगल टेंडर मनी।
यानी कि 10 रुपये तक की पेमेंट आप 50-50 पैसे से कर सकते हो, लेकिन इस लिमिट से ऊपर की कोई भी पेमेंट आप 50 पैसे के फॉर्म में नहीं कर सकते। फिर अगला है अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी, जहाँ पे आप जिस पर्टिकुलर करेंसी में, जैसे मान लीजिए 2000 के नोट है, ठीक है? तो फिर इस पर्टिकुलर करेंसी में क्या होता है कि आप कितने भी अमाउंट तक का जो पेमेंट है, वो 2000 का नोट लेके कर सकते हैं, या 500 का नोट लेके कर सकते हैं, या 50-100 का नोट लेके कर सकते हैं, राइट? तो मतलब ये सारी चीज़ें हैं अबाउट लीगल टेंडर मनी। अगर हम बात करें नॉन लीगल टेंडर मनी की, तो नॉन लीगल टेंडर मनी क्या होता है? इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द ट्रस्ट। यहाँ पे सामने वाला बाउंड नहीं है कि जो आप पेमेंट के लिए जो मेथड यूज़ कर रहे हो उसे एक्सेप्ट करे, ठीक है? अब इसमें जैसे आपके चेक्स वगैरह हो गए, ये सारे आपके फिड्यूशियरी और रिप्रेजेंटेटिव मनी के एग्जाम्पल हैं। इसमें क्या होता है? इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द ट्रस्ट, ठीक है? जो पेयर और रिसीवर है, उन दोनों को अगर ट्रस्ट है, उनके ट्रस्ट पे बेस्ड है, ठीक है? कि वो अगर एक्सेप्ट करते हैं तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज इट वोंट बी बैक्ड बाय द गवर्नमेंट, और या फिर आपका जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है उसके द्वारा इसको सपोर्ट नहीं किया जाएगा। लास्ट तक क्लास में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम मनी सप्लाई के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।